स्कोरिंग है, बैलेंस शीट, क्या क्या इसके लिए आपके प्री रिक्विजिट्स हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक चैप्टर है, उसमें बैलेंस शीट का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया गया है। कंटेंट्स, हेड्स क्या है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज और एसेट्स। इक्विटी एंड लायबिलिटीज में क्या आता है, सबसे पहले शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, फिर नॉन करेंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज, और फिर एसेट्स में आपके नॉन करेंट एसेट्स, करंट एसेट्स। हेड सब हेड्स तो आपको पता ही होने चाहिए, वो हो गए आपके कोर्स का पार्ट एनालिसिस। यहाँ पे प्राइमरीली फोकस रहेगा शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन पे। शेयर कैपिटल शेयर होल्डर्स फंड्स का एक पार्ट है, तो क्वेश्चन को बड़े ध्यान से रीड करना कि क्वेश्चन क्या है। प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी है, या फिर बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि हाउ विल यू शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। तो बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन आता है कंपनी अकाउंट्स में कि शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन बताओ, हमें पूरी बैलेंस शीट नहीं चाहिए। 99.99% केसेस में यही होगा कि आपको सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल बनानी है। मैं कह रहा हूँ पूरी बैलेंस शीट भी होगी ना, तो आपका जो क्वेश्चन है उसका कंटेंट 99% शेयर कैपिटल का ही होगा, 1% इधर उधर का होगा कि बैंक बैलेंस हो सकता है, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम हो सकता है, कैपिटल रिजर्व हो सकता है, ज्यादा नहीं। तो अभी हमारी प्राइमरी जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए शेयर कैपिटल में क्या आएगा, सारा फोकस अभी उसी पे रहेगा। शेयर कैपिटल कहाँ पे आता है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज में, शेयर होल्डर्स फंड्स के अंडर। तो जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब अमेंडमेंट आई कंपनीज एक्ट 2013 में, तो क्या हुआ कि बैलेंस शीट के फेस पे, बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स आएंगे। बैलेंस शीट के फेस पे सिर्फ और सिर्फ हेड्स और सब हेड्स आएंगे। तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज में अभी जो हमारा फोकस रहेगा सिर्फ और सिर्फ हेड। ये क्या है, इसे बोलते हैं मेजर हेडिंग, शेयर होल्डर्स फंड्स। ये सब क्या है, सब हेड्स, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में आइटम्स क्या क्या आएंगे कि इक्विटी शेयर कैपिटल है या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, क्या ऑथराइज कैपिटल है, जो भी उसकी वर्किंग होगी वो सब कहाँ जाएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो आपको ये बनाना आना चाहिए एक्सट्रैक्ट। हम क्यों लिखते हैं एक्सट्रैक्ट, क्योंकि पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे, पूरी बैलेंस शीट नहीं बना रहे। अगर आप सिर्फ एक, अगर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हाउ विल यू शो शेयर कैपिटल, तो जो भी आप बनाएंगे बैलेंस शीट ब्रैकेट्स में लिखेंगे एक्सट्रैक्ट एज एट। हेड सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। पर्टिकुलर्स में क्या आ रहा है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर शेयर होल्डर्स फंड्स, फिर शेयर कैपिटल, और क्या आ जाएगा, नोट नंबर 1। जितना भी कैलकुलेशन है, जो भी है यहां पे, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। फिक्स्ड फॉर्मेट है बैलेंस शीट का, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर्स फंड्स, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में क्या है, नोट नंबर 1 में देखो, तो जो भी वर्किंग आएगी वो कहाँ आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में। जो भी वर्किंग है वो कहाँ आएगी, नोट्स टू अकाउंट्स में। तो हमने सीखना ही क्या है कि शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। अभी जो हम आज हमारी क्लास है उसका पर्पस भी सिंपल सा इतना ही है कि शेयर कैपिटल का नोट्स टू अकाउंट्स कैसे बनता है। तो नोट्स टू अकाउंट्स पहला कौन सा है, शेयर कैपिटल। Basic revision. What do you mean by authorized capital? Authorized capital, authorized share capital. The maximum amount of money, the maximum amount of money that the company, जिसकी हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, can raise through through issue of shares. The maximum amount of money which the company can raise through issue of shares. आपने सारी इशू करी हो या ना करी हो, प्रेजेंटेशन से आपको दिखाना पड़ेगा। कैसे दिखाएंगे, जितने भी these many shares
ऑफ रुपीज, जो भी उनकी वैल्यू होगी 10 है 100 है ईच, तो यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू। फिर डबल लाइन, डबल लाइन, सिंगल लाइन नहीं, डबल लाइन। डबल लाइन का पर्पस होता है, ये सिर्फ एक प्रेजेंटेशन थी, दिस अमाउंट इज नॉट टू बी एडेड विद द बिलो अमाउंट्स, क्लोज कर दिया इसको, ठीक है ना। डबल लाइन, ये इसको नीचे ऐड करने की जरूरत नहीं है। इशूड कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय इशूड कैपिटल? पार्ट ऑफ द authorized share capital which is issued by the company। मुझे ऑथराइजेशन थी 1 लाख शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच, 10 लाख रुपए रेज करने की। मेरी रिक्वायरमेंट अभी 6 लाख की है, तो मैं क्यों अपनी ओनरशिप डाइल्यूट करूं शेयर्स इशू करके। मैंने अभी इशू करे 6 लाख रुपीज के शेयर, 60,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच। तो issued capital is a part of authorized capital. Issued capital can never be more than authorized capital. It can definitely be less than the authorized capital. इसमें मुझे कुछ डिस्कशन की जरूरत है। इशूड कैपिटल, जितने आपने इशू करे, जितने आपने इशू करे, क्या जरूरी है कि लोग सब्सक्राइब कर लें? हो सकता है लोग सब्सक्राइब करें, हो सकता है ना करें। ओवर सब्सक्रिप्शन होगी तो भी जितने आपने एप्लीकेशन इनवाइट करी थी उससे ज्यादा आप नहीं दे सकते। तो subscribed capital can never exceed the issued capital. It can be either equal to the subscribed capital can either be equal to the issued capital or it may be less. ऐसा हो सकता है कि कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 60,000 shares, public applied for 55,000 shares. Quite possible. Under subscription can be there. मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्राइटेरिया होता है 90% का। थियोरेटिकली वो क्वेश्चन करते करते भूल जाते हैं। तो अगर बैलेंस शीट का क्वेश्चन है ना, उन्होंने कुछ भी बना रखा हो तो प्लीज सॉल्व कर देना। ये नहीं कि ओहो मिनिमम सब्सक्रिप्शन तो हुआ ही नहीं तो कोई शेयर वेयर नहीं होगा, सबके पैसे वापस करो। टेक्निकली तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज है ना, 90% पैसे अगर नहीं आए तो आपको एप्लीकेशन मनी रिफंड करनी पड़ेगी। बट मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन बनाते बनाते कभी कभी वो छोटी छोटी ऐसी बातें भूल जाते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आए तो आप बस क्वेश्चन सॉल्व करना, मन करे तो बस कहीं पे ये लिख देना, although minimum subscription criteria has not been fulfilled, so technically the shares should not have been issued, full stop। बट ये नहीं कि जब तुमने क्वेश्चन करने के लिए बोल दिया हमने तो सॉल्व नहीं, बस तो बस एक लाइन लिख दी, मिनिमम सब्सक्रिप्शन की भी बात कर दी। बट ये सिर्फ मैं बैलेंस शीट के क्वेश्चन के लिए करूँगा, मतलब कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो वो आपको ये नहीं चेक कर रहा कि इनको पता है कि नहीं पता, वो अलग थियोरेटिकल क्वेश्चन होगा कि कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 50,000 शेयर्स, applications were received for 40,000 shares. Can the company go ahead with the allotment? तो वो डायरेक्टली आपसे मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन पूछ रहे हैं। बात समझे? नहीं नहीं, आपने कहा था कि क्वेश्चन आ जाए तो बस कर देना। प्लीज यार, मतलब समझ आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? तो प्लीज क्वेश्चन रीड करना कि वो मिनिमम सब्सक्रिप्शन पे क्वेश्चन था या बैलेंस शीट बनाने पे क्वेश्चन। मीनिंग ऑफ ऑथराइज शेयर कैपिटल क्लियर? मीनिंग ऑफ इशूड शेयर कैपिटल क्लियर? ये बिल्कुल स्ट्रेट में कोई दिमाग नहीं लगाना होगा आपको, दिमाग लगाना होगा यहां से। अब मतलब जो एक्चुअल मजेदार पॉइंट शुरू होगा यहां से शुरू होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या हुई? पार्ट ऑफ द इशूड कैपिटल which has been subscribed for, which has been subscribed for। प्लीज सुनने पे ध्यान देंगे तो यहीं पे बैठे बैठे आज में कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा, फिर बच जाएगी बस उसकी एप्लीकेशन। बहुत छोटी सी चीज है, कोई मतलब ये शेयर्स का स्कोरिंग पार्ट है, प्लीज ध्यान दें। Authorized issued subscribed capital is the part of issued capital which has been subscribed for. It may be subscribed by the public, it may be subscribed by the vendors, it may be subscribed by the promoters or underwriters, कोई भी हो सकता है, ठीक है ना। तो shares may be issued to the vendors also, तो वो भी subscribed capital का ही पार्ट होंगे। अब सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहले भी ये चीज आई थी बट पहले मैंने इस पे ज्यादा डिस्कशन नहीं करी, मैंने कहा कि अभी कोई फायदा नहीं है बात करने का, ये बात यूज होगी शेयर कैपिटल में, आ गई वो बात आज यूज होगी। सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, एक होता है सब्सक्राइब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना। अभी तक जो बातें थी बहुत जनरल थी, अब टेक्निकल पार्ट शुरू हो रहा है जो आपको ध्यान देना होगा। सब्सक्राइब कैपिटल दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, एक होता है सब्सक्राइब
एंड फुली पेड अप, एक होता है सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, एक है सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, एक है सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, सिंपल सिंपल अंडरस्टैंडिंग। पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले। किसने मांगे? कंपनी ने। तो इसका मतलब यहां पे सिर्फ और सिर्फ वो वाले शेयर्स आएंगे जिनमें देयर आर नो कॉल्स इन एरियर्स एंड और नहीं, एंड नो अनकॉल्ड कैपिटल। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो बच्चे गलती कर जाते हैं। 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने अभी 8 रुपए ही मांगे और सबने पूरे पैसे दिए। 8 मांगे, 8 मिले, तो क्या वो सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। 8 मांगे, मांगे ही नहीं मैंने बाकी 2 रुपए, 8 ही मांगे, 8 ही मिले, पूरे पैसे मिले, कोई एरियर्स नहीं है। आरव, क्या ये सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप होगा? यस और नो? आर यू श्योर? नहीं होगा। 10 मांगे होते, 10 के 10 मिले होते, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपए का शेयर है ना, 10 मांगे होते, 10 मिले होते, सिर्फ तभी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बट सर कंपनी ने मांगे ही नहीं, कंपनी ने तो मांगे 8 रुपए हैं, तो इसमें दूसरे की क्या गलती है? कह रहे हमने कौन सा भला किया, गलती ढूंढ रहे हैं हम किसी की? हम तो बस दिखा रहे हैं कि वो सब इवेंचुअली तो दोनों एड अप हो जाएंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब इनसे और पैसा नहीं आने वाला। तो वो तो तब होगा ना जब 10 रुपए का शेयर था, 10 मांग लिए, तब पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले। सिंपल है, सिंपल रहने देते हैं। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप या तो पूरे पैसे, या तो पूरे पैसे मांगे नहीं, या मांगे तो थे बट मिले नहीं। टेक्निकल चीज को सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको बता रहा हूं, तो इसमें आपको मतलब प्योर कॉन्सेप्ट है ये, गलत नहीं होगा इतनी सी लाइन से ना। पूरे पैसे मांगे, पूरे पैसे मिले, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। या तो आपने मांगे नहीं पूरे, कुछ अनकॉल्ड है अभी, या मांगे तो थे मिले नहीं, मतलब देयर आर एरियर्स। तो वो कौन सा हो जाएगा? सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब जब आपने मांगे ही 8 रुपए थे तो एरियर्स तो नहीं हो सकते, लेकिन अगर मांगे पूरे 10 रुपए थे और कुछ लोगों ने नहीं दी फाइनल कॉल, तो एरियर्स होंगे ना। तो फिर क्या आता है? लेस कॉल्स इन एरियर्स, लेस कॉल्स इन एरियर्स। और एरियर्स में क्या है? जो पैसे अनपेड, ठीक है ना, अनपेड कॉल मनी। अनपेड कॉल मनी मतलब जो पैसे हमने मांगे हमें मिले नहीं। फोरफीटेड शेयर्स, और लास्ट में होता है फोरफीटेड शेयर। शेयर कैपिटल खत्म, इतना ही, कोई बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। फोरफीटेड शेयर्स क्या होता है? शेयर फोरफीचर अकाउंट, शेयर फोरफीचर अकाउंट जो आपका वो है, मनी फोरफीटेड ऑन शेयर्स। ठीक है, अभी सिंपल बात कर रहा हूं मैं कि कॉल्स इन एरियर्स माइनस हो जाएंगे, फोरफीटेड शेयर्स ऐड हो जाएगा। तो फोरफीटेड शेयर्स अब ऐड हो रहा है, तो आपके एक और डाउट क्लियर हो रहा है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ फोरफीटेड शेयर्स? इट इज अ लायबिलिटी। आपकी इंटरनल लायबिलिटी बढ़ रही है, शेयर कैपिटल में ऐड हो जाता है फोरफीटेड शेयर्स। Forfeited shares is a liability. It is shown as an addition under share capital. तो ये क्वेश्चन आपको एनालिसिस के चैप्टर 1 में भी आ सकता है कि where do you show calls and arrears? It is shown as a reduction under the head subscribed capital. Where do you show forfeited shares? It is shown as an addition under subscribed capital, under share capital, under shareholders funds. अब आप स्पेसिफिकली बात कर पाएंगे सब्सक्राइब कैपिटल, आप इजीली डिफरेंशिएट कर पाएंगे। वरना होता ना कि सर ये सब्सक्राइब कैपिटल लिख रहे हैं, हमने शेयर कैपिटल लिखा है,
तो अब समझ आएगा कि भाई शेयर कैपिटल तो हेड है, उसमें ऑथराइज भी आता है, इशूड भी आता है, सब्सक्राइब भी आता है. तो यू कैन बी मोर प्रिसाइज by saying that it is shown as a deduction under subscribed capital. You can be precise. अब टेक्निकली मैंने आपको एक ही चीज बताई. ऑथराइज्ड आपको पहले से पता है, इशूड आपको पहले से पता है. सब्सक्राइब्ड के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, एक सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप. सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप में वो शेयर्स आते हैं जिनमें आपने पूरे पैसे मांगे थे, पूरे पैसे मिले. सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप में वो वाले शेयर्स आते हैं जिनमें आपने या तो पूरे पैसे मांगे नहीं या आपको पूरे पैसे मिले नहीं. तो मतलब सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि आपके कॉल्स एंड एरियर्स हो. सर होगा ही होगा नहीं, अगर 10 रुपए का शेयर है, मांगे ही 8 रुपए हैं, तो वो शेयर और कोई एरियर नहीं है तो भी वो 8 रुपए सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में आ रहे हो. और लास्ट में पहले आ गया सब्सक्राइब बट फुली सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप, फिर आ गया सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप में माइनस हो गया कॉल्स एंड एरियर्स. ये दोनों अमाउंट आ गए. इन दोनों अमाउंट के बाद ऐड होता है अलग से सब्सक्राइब कैपिटल के अंडर, ये थर्ड आइटम है एक तरह से, फोरफीटेड शेयर्स. क्या ऐड होता है? फोरफीटेड शेयर्स. अभी तक कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट. कॉल्स एंड एरियर्स, ये क्या है? बैलेंस शीट है. व्हाट इज द बैलेंस शीट? इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी ऑन अ पर्टिकुलर डेट. इसमें अकाउंट्स के ही बैलेंसेस आ रहे हैं, लेजर अकाउंट्स के ही बैलेंसेस आ रहे हैं एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट. यस और नो? तो जब शेयर्स फोरफीट हुए थे, जब शेयर्स फोरफीट हुए थे एट द टाइम ऑफ, नो चलो, जब एरियर्स हुए थे एट द टाइम ऑफ कॉल मनी, when एरियर्स टुक प्लेस, जब आपने पैसे मांगे और कुछ एरियर्स हो गए होंगे, तो नॉर्मली क्या एंट्री रही होगी? जनरल आइडिया दे रहा हूं क्योंकि अलॉटमेंट पे भी एरियर्स हो सकते हैं, कॉल पे भी हो सकते हैं. ड्यू की एंट्री क्या होती है? लेट अस अज्यूम फर्स्ट कॉल थी, तो ड्यू की एंट्री क्या होती है? शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल. अब जब एरियर्स हुए होंगे तो एंट्री क्या हुई होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड calls in arrears debited to share first call. yes or no? ये एंट्री पास हुई होगी तो कॉल्स इन एरियर्स क्या होता है? डेबिट आइटम. क्यों होता है डेबिट आइटम? क्योंकि मेरी वो लाइबिलिटी रिड्यूस कर देगा इतने से. कह रहा भाई साहब मैंने तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी अपनी दिखा दी शेयर कैपिटल क्रेडिट करके, उसमें से मुझे तो कुछ पैसे मिले ही नहीं. तो जो पैसे मुझे मिले ही नहीं, हाउ एम आई लायबल टू पे बैक टू द शेयर होल्डर? तो इतने से लाइबिलिटी रिड्यूस हो जाएगी. तो कॉल्स इन एरियर्स एक डेबिट आइटम होता है, क्योंकि लाइबिलिटीज तो क्रेडिट आइटम्स होते हैं ना. तो डाउट आ सकता है कि सर ये शेयर कैपिटल में कैसे आ रहा है कॉल्स इन एरियर्स? डिडक्शन आ रही है, ऐड नहीं हो रहा, एज अ डिडक्शन आ रही है, तो वो है वो डेबिट आइटम ही है. बात समझ आई ना? इट इज शोन एज अ डिडक्शन. कोई डाउट? दिस इज व्हेन एरियर्स टुक प्लेस, एरियर्स इनकर्ड. बट ध्यान से देखना, एट द टाइम ऑफ forfeiture, at the time of forfeiture, जर्नल एंट्री क्या होती है राघव पंत? एट द टाइम ऑफ forfeiture, जनरल जर्नल एंट्री forfeiture की क्या होती है? वेरी गुड. एक सेकेंड. शेयर कैपिटल डेबिट होगा ही होगा. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू forfeited shares. yes or no? Reversal of calls and arrears कब? एट द टाइम ऑफ forfeiture. तो अगर शेयर्स फोरफीट हो गए, आपने शेयर दी उसके कैंसिल कर दिए, कॉल्स एंड एरियर्स अनपेड अमाउंट है, मैंने अभी उससे इतने पैसे लेने हैं. अब आपने अगर शेयर्स ही कैंसिल कर दिए
अगर आपने शेयर्स ही कैंसिल कर दिए तो क्या वो एरियर्स मिलेंगे आपको? नहीं, वो तो आपको रिवर्स करने होते हैं, उनको भूल जाओ। तो अगर उनको भूल जाओ तो क्या उनके अकाउंट में बैलेंस हो सकता है? बैलेंस शीट बनाते टाइम कुछ लोगों ने पैसा नहीं दिया था, एरियर्स हुए थे, उनके शेयर्स अगर फोरफीट हो चुके हैं तो क्या उनके एरियर्स हो सकते हैं? फोरफीचर के बाद नहीं हो सकते, क्योंकि जब आपने फोरफीट कर दिया उनके शेयर्स, आपने शेयर्स ही कैंसिल कर दिए, तो उनके एरियर्स आपने रिवर्स कर दिए। कह रहे ये भूल जाओ, इनको भूल जाओ। कह रहे शेयर्स भी कैंसिल कर दिए तो एरियर्स रिवर्स कर दो। कोई डाउट? तो कंक्लूजन ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्यों आपको एक रिकैप दिया? कंक्लूजन, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट will appear in the balance sheet, will appear in the balance sheet only when there are arrears. सर तो ऑब्वियस कि कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट विल अपेयर ओनली व्हेन देयर आर एरियर्स, ये बात नहीं बतानी। क्या बतानी है? एंड द शेयर्स हैव नॉट yet been forfeited। अगर आपके एरियर्स तो हैं बट बैलेंस शीट डेट पे अभी शेयर्स फोरफीट नहीं हुए, हो सकता है ना, तो आप टाइम दे रहे हैं उसको। अगर आपने शेयर्स फोरफीट नहीं करे तो ही कॉल्स इन एरियर्स में बैलेंस हो सकता है, क्योंकि अगर आपने शेयर्स फोरफीट कर लिए तो एरियर्स में बैलेंस नहीं हो सकता। तो बैलेंस शीट में कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट सिर्फ और सिर्फ तब आएगा जब एरियर्स थे एंड और शेयर्स अभी फोरफीट नहीं हुए। कोई डाउट? समझ आया क्या बोला? एक ये कॉल्स एंड एरियर्स अकाउंट अच्छा है, और इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ गई? ए में। इसकी एक्सप्लेनेशन कहाँ दे रहा हूं? बी में। अब सिमिलर पॉइंट, फोरफीटेड शेयर्स, फोरफीटेड शेयर्स। अब फोरफीचर की एंट्री तो हम ऊपर देख ही चुके हैं, मुझे दोबारा एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। फोरफीटेड शेयर्स, यहाँ है फोरफीटेड शेयर्स, इट इज अ लायबिलिटी, यस और नो? एट द टाइम ऑफ forfeiture as above, ठीक है ना? जर्नल एंट्री एट द टाइम ऑफ forfeiture as above, एट द टाइम ऑफ रीइश्यू, एट द टाइम ऑफ रीइश्यू। मिस्टर अश्विन, रीइश्यू की जनरल जर्नल एंट्री बताएं। बैंक अकाउंट डेबिटेड, फोरफीटेड शेयर लिख रहे हैं, शेयर फोरफीचर लिख रहे हैं, ठीक है, दोनों इक्वली करेक्ट होता है, हम तो फोरफीटेड शेयर लिख रहे हैं ना, ठीक है। फोरफीटेड शेयर डेबिटेड टू शेयर कैपिटल, ये है जनरल, जनरल जर्नल एंट्री फॉर रीइश्यू, ठीक है। मतलब मैं जनरल जनरल ऐसा कर रहा हूँ, प्रीमियम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो ये मतलब नॉर्मल रूटीन एंट्री है। forfeited shares is debited with the discount on reissue, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या होता है? forfeited shares account debited to capital reserve। तो ये किस चीज से है? प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। पॉइंट, जो भी आपने फोरफीट करा था वो या तो डिस्काउंट देने में यूज हो जाएगा या फिर वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। बट कब?
जब री इशू, जब री इशू। क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं हम? forfeited shares account will appear in the balance sheet, will appear in the balance sheet only when the shares have been forfeited but not yet reissued। बात समझ आए? क्योंकि अगर शेयर्स रीइश्यू हो गए तो क्या फोरफिटेड शेयर्स में बैलेंस हो सकता है? शेयर कैपिटल की प्रेजेंटेशन के लिए जितने कॉन्सेप्ट्स आपको पता होने चाहिए, खत्म। बस इतनी बातें ही पता होनी चाहिए। बाकी एप्लीकेशन है, बाकी एप्लीकेशन है, वो तो क्वेश्चन करते 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 और इम्प्रूव ही होगी। बट मैं कह रहा हूँ रूल्स इतने से ही हैं बस। कॉन्सेप्ट छोटा सा ही है, 3-4 नंबर, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपिटल रिजर्व कहाँ आता है? बस एक छोटा सा पॉइंट बता रहा हूँ, रिजर्व्स एंड सरप्लस में। वो शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं होता। सो रीड द क्वेश्चन वेरी केयरफुली। अगर सिर्फ बोला है कि प्रिपेयर शेयर कैपिटल, नोट्स टू अकाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, तो रिजर्व एंड सरप्लस वो नहीं मांग रहे। अगर वो बोल रहे हैं प्रिपेयर शेयर होल्डर्स फंड्स, तो शेयर कैपिटल भी मांग रहे हैं, रिजर्व एंड सरप्लस भी मांग रहे हैं। अगर उन्होंने बोल दिया प्रिपेयर बैलेंस शीट, तो भाई साहब वो पूरा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज मांग रहे हैं, पूरा नॉन करंट एसेट्स मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूँ जब शेयर्स इशू कर रहे हैं तो नॉन करंट एसेट्स में सिर्फ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में कैश एंड बैंक बैलेंस ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। तो ऐसे कोई टेंशन की इतनी बड़ी बैलेंस शीट नहीं है शेयर कैपिटल ही। कैपिटल रिजर्व में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ऑन रीइश्यू। और क्या हो सकता है? सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये कहाँ हो सकता है? प्रीमियम ऑन इशू और रीइशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। अभी हम शेयर्स की बात कर रहे हैं तो मैं शेयर्स लिख रहा हूँ। कोई भी डाउट? काम की बात शेयर कैपिटल की है, एक बारी जल्दी से रीड कर लेंगे, फिर मैं इस पे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। कर लो रीड।